नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है लोकतंत्र विविधता, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं जो कल हमने पढ़ा था कि जो सामाजिक विभाजन है उसका राजनीति के साथ क्या संबंध है। तो हमने देखा कि राजनीति का सामाजिक विभाजन से वैसे तो कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कई बार जब राजनीति में सामाजिक विभाजन आता है तो ऐसी परिस्थितियों में समाज में विभाजन हो जाता है, देश विखंडन की तरफ चला जाता है, देश का विभाजन हो जाता है। कई देशों में ऐसा हो भी चुका है, जिससे इसने आगे बताया है कि उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लें, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ये कहता है पहले ब्रिटेन का हिस्सा होता था, काफ़ी लंबे संघर्ष, काफ़ी लंबी हिंसा, जातीय कटुता, राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ईसाई ही हैं मुख्यतः, और पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बंटी है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% आबादी है वो कैथोलिक है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियां करती है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों को प्रतिनिधित्व यूनिस्ट पार्टी करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनिस्टों तथा नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोगों और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक तथा जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए, राजनीति में सामाजिक विभाजन नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये कहता है बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। गणेश विदेश घूमकर आया था और वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उसे योर्दनका मिली थी, जो बुल्गारिया में नरस थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने उनसे ये बातें जो कही, नर्स होने के चलते आप किसी भी तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को ज़रा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं। वे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते हैं तो दीवारों पर थूकते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं। वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। उनके रंगों की पसंद बहुत अजीबोगरीब है। ज़रा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। फिर हम जानते हैं कि वो चोर हैं। मैंने लोगों से ये कहते सुना कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इनमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वो दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारिया करदाताओं के पैसों पर इलाज करवाते हैं। ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती है, महाश्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोद्रुजनी के बारे में बताया। जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। वह अस्पताल में थी, पर कोई भी उससे मिलने की उस देखभाल करने नहीं आया। आखिर वहाँ की सिपाही कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हुआ तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोले, लीजिए, एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पताल में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले ना कराओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर में बदबू आ रही थी। गर्भ अवस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मैंने पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे, तीसरा गर्भ में था।
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि न अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है। माँ श्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से में जाने की ज़रूरत है। ये रोमानिया या बुल्गारिया का ही कहानी नहीं है। यहाँ खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जरासम पैसा लोगों के साथ यही व्यवहार होता है। कि आपको माँ श्वेता की बातें सही लगती है कि आपके इलाके में कुछ ऐसे समुदाय को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों से बर्ताव होता है? क्या आपने कुछ लोगों की वैसी बातें करते हुए सुना जैसी योरदान का या मोद्रजनी ने कह रही है? अगर हाँ तो ज़रा कल्पना करें कि आपको ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती तो यह कहानी कैसी होती। उसके बाद जो हम आयरलैंड के बारे में बात कर रहे थे, तो उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी भी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त भी नहीं होने देना चाहिए। राजनीति को अलग रखना चाहिए, पर इसके साथ यह सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन है और ऐसा विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामाजिक विभाजन की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और उन्हें विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ बनाना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को और दूसरे समुदाय के लोग दूसरे दल को पसंद करते हैं और उस दूसरे समुदाय को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है, पर इन सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। 3 आयाम। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या कह रही है? ये कहता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे इसने क्या बताया कि अगर लोग खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को निम्न मानते हैं तो उन दोनों में तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग, जिसने आयरलैंड के भी खुद को जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, कैथोलिक लोग हैं, जब एक दूसरे को अलग देखेंगे तब तक उनका शांत कर पाना उनको संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं, अगर वो ये सोचें भाई ये कैथोलिक है, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, लेकिन हैं तो दोनों ही हम एक ही देश का हिस्सा, फिर कोई समस्या नहीं है। वो अपनी राष्ट्रीय पहचान एक मानते हैं भी हम हैं एक ही देश के, ठीक है, हमारी जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है, लेकिन हैं तो हम एक ही देश के। फिर कहता है समाज में चाहे कितना ही विभाजन क्यों न हो। जैसे बेल्जियम में अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई भी मानते हैं, भले ही वो डच या जर्मन बोलते हों। इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है कि भाषा चाहे कितनी ही बोलते हो। देश में 22 भाषाओं को तो संविधान ने भी मान्यता दे रखी है, लेकिन 22 भाषाओं वाले सोचते क्या है, हम सब भारत के हैं। जब वो अपनी अलग अलग भाषा को अलग मानना शुरू कर देंगे तब तो देश विभाजित हो जाएगा। लेकिन वो 22 भाषाओं वाले क्या कहते हैं, हम सब भारत के। तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी पहचान है, उनका नज़रिया है, वो अलग होता है और वो खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर वो कहते हैं भाई मैं हरियाणा का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मेरी भाषा ये है, मेरा भाषा समूह ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा समुदाय ये है। लेकिन अंत में क्या कहते हैं वो, हम सब भारत के हैं। ऐसी परिस्थिति में देश का विभाजन नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। क्योंकि कोई भी समुदाय है, क्योंकि हमारे देश में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। राजनीतिक दल है, जिस दल की सरकार होती है उस दल के आगे जनता अपनी मांगें रखती है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं ये जनता की मांगों को कैसे उठाते हैं। संविधान के दायरे में आने वाले और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। ऐसी मांगें
जो संविधान के अनुसार सही है, और वो मांग पूरा होने से दूसरे समुदाय को नुकसान भी नहीं होगा, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्रीलंका में केवल सिंधियों के लिए मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ। श्रीलंका में तनाव का कारण क्या है? केवल वो सिंहली भाषा वालों की मांगों की तरफ ध्यान देते हैं। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूह की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना संभव। ये कहता है, जब राजनीतिक दल सबकी उचित मांगों को उठाते हैं, फिर चाहे देश में कितना ही विभाजन क्या ना हो, देश की एकता खतरे में नहीं जाएगी। लेकिन अगर राजनीतिक दल एक समुदाय की मांग को उठाए और दूसरे की दबाए, फिर देश में विभाजन हो जाएगा। तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। अब मांग पूरी किसको करनी है? सरकार को। अब जब सरकार के पास राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता की मांगें पहुंची है, अब सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? हमने बेल्जियम, श्रीलंका में देखा। वहाँ क्या है? श्रीलंका में क्या है कि सिंहली भाषा वालों की मांगें सरकार पूरा करती है, अल्पसंख्यक समुदाय की मांगों की ओर कोई ध्यान ही नहीं देती। ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक विभाजन होगा। लेकिन अगर सरकार सबकी जिसकी मांग उचित है उसकी पूरा करे, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक, उचित मांग को पूरा करे, तो फिर देश की एकता को खतरा नहीं है। अगर सरकार एक की मांग को दबाए, दूसरे को एक को नुकसान पहुंचाए, दूसरे की मांग को पूरा करे, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर देश बंटने का खतरा होता है। तो ये इन तीनों चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि देश विभाजित होगा या देश एक रहेगा। इस तरह किसी भी देश में सामाजिक भिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है, और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह आशय पर बड़ी ज़रूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजन के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो सकता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है, पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना और उन सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष करना भी पड़ता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण या संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं, चुनाव के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाते हैं, अपनी मांगों का समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक असमानता इतनी ज़्यादा गैर बराबरी अन्याय वाली होती है, उनको स्वीकार करना असंभव होता है। ऐसी गैर बराबरी अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट है। आज हम आपको लिखने का काम है जो अगर राजनीति में क्या हो, जिसके मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, जिसमें जो तीसरा है ना, सरकार का रुख, कि सरकार क्या करे तो सामाजिक विभाजन नहीं होगा। ये तीसरा पॉइंट है, ये आपको यहाँ तक लिखना है, ये आपके राइटिंग का काम है। धन्यवाद।